एक बेहद प्रतिभाशाली नौजवान जो महज 20 साल की उम्र में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बन गया। एक प्रोफेसर जिसे अचानक अपनी विदिता के चलते राजनयिक की जिम्मेवारी भी उठानी पड़ी। एक राजनयिक जिसे देश के प्रधानमंत्री ने अपना भरोसा जताते हुए उपराष्ट्रपति का पद संभालने के लिए बुलाया। राज्यसभा का सबसे कुशल सभापति इसकी एक युक्ति से चाहे पक्ष चाहे विपक्ष हर सांसद चुप हो जाता था। और देश का इकलौता ऐसा राष्ट्रपति जिसने 2 प्रधानमंत्रियों की मौत देखी, 2 युद्ध देखे और 2 कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। नमस्कार, आप कहानी भारत के राष्ट्रपतियों के देख रहे हैं और आज बात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जिन्हें प्यार और सम्मान से प्रोफेसर कहा करते हैं और जिनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मेरे साथ अतीत में चलिए। साल 1921 मैसूर का प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज, यहाँ पर एक भव्य सभागार के बाहर एक बग्घी को फूलों से सजाया जा रहा है। छात्र ये कर तो रहे हैं मगर बहुत खुश नहीं, क्योंकि उनके प्रिय ने छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने जा रहा है। भाषण और दूसरी औपचारिकताओं और मिलन समारोहों के बाद जब वो टीचर बाहर आता है, पहले तो फूलों से सजी बग्घी देखकर मुस्कुराता है, फिर थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि बग्घी में घोड़े नहीं जोड़ते थे। छात्र आगे बढ़े और घोड़ों की जगह खुद खड़े हो और उस बग्घी को खींचकर मैसूर रेलवे स्टेशन तक ले गए। रास्ते में रुक कर लोगों ने इस विदाई ले रहे अध्यापक को प्रणाम किया। कौन था ये युवा अध्यापक जो इतना लोकप्रिय? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक शानदार शिक्षक को की गई शानदार विदाई से 5 वर्ष आगे चलते हैं। साल 1926 अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिलोसफी की कॉन्फ्रेंस हुई। राधाकृष्णन भी पहुंचे। अब तक अमेरिका के लोग स्वामी विवेकानंद का वो ऐतिहासिक दौर शायद भूल चुके थे, क्योंकि इसको 33 वर्ष हो चुके थे। लेकिन जब डॉक्टर राधाकृष्णन ने पश्चिमी की शैली में भारतीय दर्शन को अंग्रेजी में समझाना शुरू किया, उन्हें एक साथ 3 चीजें याद आई। अव्वल तो स्वामी विवेकानंद, और फिर भारतीय संस्कृति, और फिर स्वामी विवेकानंद के देश से आया ये नौजवान दार्शनिक पुरोधा। अगले दिन की अखबारों की सुर्खियां डॉक्टर राधाकृष्णन की निज वक्तव्य और उसके विश्लेषण से भरी पड़ी। तमिलनाडु के एक जमीन नापने वाले कनिष्ठ अधिकारी के बेटा की मेघा ये पहली प्रश्न पूछन थी। बाद में कई दशकों तक कई देशों ने, दर्शन के कई विभागों ने, कई स्कूलों ने अलग अलग रूपों में इसका अवसाद किया। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कहानी है, जिन्होंने जीवन के विचार को अपनी हर सांस के साथ समृद्ध किया। साल 1926 में ही डॉक्टर राधाकृष्णन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से चर्चित किताब आई, द हिंदू ऑफ लाइफ। के 3 साल बाद एक और किताब आई, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। दर्शन की इन 2 किताबों के जरिए डॉक्टर कृष्णन का पश्चिमी क्षेत्रों में डंका बजने लगा और फिर साल 1937 में दर्शन के क्षेत्र में उनके काम के लिए उन्हें साहित्य की कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार से नामांकित किया गया। गूगल पर कई जगह आपको ब्यौरा मिलेगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन को 5 बार लगातार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये जानकारी सही नहीं है। आखिर एक भारतीय दर्शन शास्त्री कैसे पश्चिमी को उसकी जबान में भारतीय दर्शन की जटिल संरचनाएं समझा पाया? का जवाब हमें मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज की 180 साल पुराने गलियारों में टहलते हुए मिला। तमिलनाडु के तिरुतनी का रहने वाला तेलुगु योगी ब्राह्मण परिवार का लड़का कैसे एक क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई करने चला गया, इसका एक दिलचस्प वाकया है। राधाकृष्णन विज्ञान की पढ़ाई करना चाहते थे और उसी की तैयारी में मसरूफ थे। तभी उन्हें एक रिश्तेदारी से मिलने का मौका मिला जो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी एक किताब राधाकृष्णन के घर छूट गई, लेकिन भावी राधाकृष्णन ने समय व्यतीत न करते हुए
किताब को उठा लिया और पूरा पढ़ डाला। किताब खत्म हुई और शुरू हुआ एक निश्चय कि अब मुझे विज्ञान की नहीं दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करनी। सिलसिला चल निकला और सोने पर सुहागा ये रहा, जिस कॉलेज में राधा कृष्णन पढ़ने गए वहाँ पर डॉक्टर अल्फ्रेड जॉर्ज हॉक जैसे दर्शन के दिग्गज पढ़ाया करते। राधा कृष्णन के लिए ये नया संसार अलग। अगले 5 वर्ष तक उन्होंने सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि पश्चिमी दर्शन की भी सारी किताबें, सारे मीमांसकों को दृढ़ता से अध्ययन किया और ये कलीनता से की गई पढ़ाई का नतीजा था 1909 में डॉक्टर राधा कृष्णन को, महज वो 20 साल के थे, उस वक्त मद्रास यूनिवर्सिटी के फिलोसफी विभाग में नौकरी मिली। अगले 30 वर्ष तक वो देश और विदेश के अलग अलग संस्थानों में बतौर शिक्षक बड़े पदों पर रहे। 1939 में एक शैक्षणिक यात्रा में एक बड़ा मोड़ आया जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नौकरी छोड़कर वहाँ नाम मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर BHU के चांसलर बनने पहुंचे। BHU में आने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शैक्षणिक करियर में भी शीघ्र वृद्धि हुई ही उनका सियासी सफर भी शुरू हुआ। वो नेहरू के संपर्क में आए, कांग्रेस के आज़ादी के आंदोलन के संपर्क में आए। उनको 40 के दशक में बनी शत्रु कमेटी में रखा गया जो देश के नई संविधान के शुरुआती मसौदा देख रहे थे। साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच झगड़ों के भी संविधान सभा बनी। डॉक्टर राधा कृष्णन भी इसके सदस्य थे और यहीं से वो पहले बतौर राजनयिक मॉस्को गए और फिर वहां से लौटकर देश के उपराष्ट्रपति हुए। दर्शन का जिक्र आते ही हमें लगता है जटिल बातें हों तो बहुत ही बोझिल भी हो। क्या डॉक्टर राधा कृष्णन का व्यक्तित्व भी ऐसा था? बिल्कुल नहीं। और इसके उदाहरण ये सुनिए। सितंबर 1957 में बतौर उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन 3 देशों की यात्रा पर गए। इसमें सबसे अहम देश था चीन। इसके साथ लगातार सीमा को लेकर विवाद हो रहे थे। डॉक्टर राधा कृष्णन को वहां पर चीन के सर्वोच्च नेता माओ सेतु से मिलना था। वही माओ सेतु जिसका एक कथन आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है, सत्ता बंदूक के नाल से निकलती है। डॉक्टर राधा कृष्णन और माओ सेतु की मुलाकात रात के वक्त तय हुई। वजह कोई डिप्लोमेटिक डिनर नहीं था। दरअसल माओ सेतु का दिन ही रात के 8 बजे से शुरू होता था। जब डॉक्टर राधा कृष्णन माओ से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास चुंग हाइनान पहुंचे, चीनी प्रीमियम अपने भारतीय मेहमान की अगुवाई के लिए दरवाजे पर खड़े थे। दोनों ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाए और ठीक बाद प्रोफेसर राधा कृष्णन ने माओ के गाल थपथपा दिए। चीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष अवाक, प्रोटोकॉल अधिकारी अवाक, लेकिन प्रोफेसर ने एक जुमला कहा और सब खिलखिलाने लगे। डॉक्टर राधा कृष्णन बोले, डोंट वरी प्रीमियर, आई हैव डन सेम टू स्टालिन एंड पॉप एज वेल। राधा कृष्णन स्टालिन के साथ जिस मुलाकात का हवाला माओ के दे रहे थे उसकी भी एक दिलचस्प कहानी। डॉक्टर राधा कृष्णन संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन संविधान जब लगभग पूरी होने को था तभी नेहरू के जहन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ चुकी। और ऐसे में ये जरूरी था, दुनिया जो 2 ध्रुवों में बढ़ चुकी थी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ध्रुवों को साधने के लिए किसी समझदार व्यक्ति को भेजा जाए। ऐसे में रूस में डॉक्टर राधा कृष्णन की बतौर राजदूत तैनाती की। 12 जुलाई 1949 को राधा कृष्णन ने अपना कार्यभार संभाला और इसके लिए उन्होंने संविधान सभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नेहरू के इस फैसले पर कई लोगों की भौवें तकी। आखिर एक कम्युनिस्ट देश में हिंदू दर्शन शास्त्री को भेजे जाने का क्या औचित्य? डॉक्टर राधा कृष्णन को भी औचित्य समझ में नहीं आया शुरुआती 6 महीनों तक, क्योंकि उन्हें स्टालिन से मिलने का वक्त नहीं मिल रहा था। 14 जनवरी 1950 मॉस्को अपनी बदनाम ठंड के साथ जी रहा था और तभी राधा कृष्णन को स्टालिन की तरफ से मुलाकात का न्योता मिला। स्टालिन को पता था दार्शनिक डिप्लोमेट जल्द सो जाते हैं, इसलिए मुलाकात का वक्त रात के 9 बजे रखा गया, जबकि दूसरे देशों की राजनयिकों को वो 12 बजे से पहले मिलने का समय भी नहीं देते थे। इस मुलाकात का एक दिलचस्प ब्यौरा हमें सच्चिदानंद की किताब
डॉक्टर राधा कृष्णन लाइफ एंड आइडिया में मिलता है। राधा कृष्णन केमिलेन में दाखिल हुए और भूल भुलैया जैसे रास्तों से होते हुए स्टालिन के दफ्तर पहुंचे। बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने पहला बयान दे मारा, आपसे मिलना मुश्किल क्यों है? स्टालिन ने जवाब दिया, क्या वाकई मुझसे मिलना इतना मुश्किल है? देखिए, ये हम और आप मिल तो रहे हैं। इसके बाद दोनों खिलखिला उठे और रिश्तों के बीच जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। एक मीटिंग जिसकी मियाद महज 5 मिनट तय की गई थी, वो 3 घंटे तक चली। बाद में राधा कृष्णा ने अपने सहयोगियों से इस मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया, तुम लोग को लगता है कि स्टालिन सख्त होंगे सख्त। मैं तो उनसे बतिया रहा था और इसी क्रम में उनके सर के बाल भी सहला गए। उन्होंने तो भौं तक नहीं उठाई। हालांकि इस बातचीत का जो आधिकारिक ब्यौरा है उसमें कुछ और ही दर्ज है। उसमें दर्ज है कैसे डॉक्टर राधा कृष्णा ने स्टालिन की जिंदगी के उतार चढ़ावों को वो भारतीय सम्राट अशोक के जीवन के उद्यम से समझाया। क्या कहा डॉक्टर राधा कृष्णन? हमारे यहाँ एक सम्राट हुआ करता था, उसने कलिंग पर हमला बोला और जीत हासिल की। इस युद्ध के बाद उसे समझ में आया कि जंग दरअसल इंसानी जान को जाया करने के अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद वो सन्यासी बने, अपने भी ताकत के जरिए सत्ता हासिल की। कौन जाने आपके साथ भी ऐसा ही। डॉक्टर राधा कृष्णन स्टालिन से जंग की बात कर रहे थे। कौन जानता था कि जब वो देश के राष्ट्रपति बनेंगे, भारत को पहले चीन और फिर पाकिस्तान से युद्ध करना। एक लड़ाई और उनका इंतजार कर रही थी, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लड़ाई। एक प्रतीकात्मक लड़ाई भी। 1962 की जब उनके मुकाबले निर्दलीय ही सही कई उम्मीदवार मैदान में थे। कहानी भारत के राष्ट्रपतियों के अगले एपिसोड में बताएंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बतौर राष्ट्रपति जिंदगी कैसी रही।